तो एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर हारुका को एक ऑलमाइटी टूल मिल जाता है जिसका यूज करके वो किसी भी फार्म को मिनटों में क्रिएट कर सकता है और इस टूल की मदद से वो किसी भी जानवर को भी एक ही हिट के साथ खत्म कर सकता है। और इसी टूल का यूज करके हारुका इन सारे लड़कियों को कंट्रोल करने लगता है। तो एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़े बीमारी के कारण हमारा मेन कैरेक्टर 49 की एज में गुजर चुका है और वो इस टाइम पर गॉड के सामने पहुंच चुका है। गॉड उसे इतने बेकार की लाइफ को देने के लिए माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अगले लाइफ के एक विश को वो पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हिराकू है और वो अपने अगले लाइफ में एक फार्मर बनना चाहता है, लेकिन गॉड उसे गिफ्ट के तौर पर एक ऑलमाइटी टूल भी दे देते हैं जिसे वो किसी भी फार्मिंग टूल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कुछ ही सेकंड के अंदर हिराकू को एक वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। हिराकू को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि काफी टाइम बाद वो अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था। जिसके बाद हिराकू ऑलमाइटी टूल को समन करके उसे टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो अपने ड्रीम लाइफ को जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें उसे बचकर रहना है और उसे जल्द से जल्द पानी को भी ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिख जाता है और इसे हम लोग लैंडमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। पानी ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर वाटर डाउसिंग टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि इसे करने के लिए सालों लग जाते हैं, जिस वजह से टाइम आता है प्लान बी का। हम लोग डायरेक्ट जमीन के नीचे पानी को ढूंढने के लिए जाएंगे। ये तरीका उतना आसान तो नहीं है, लेकिन जल्दी हमें वाटर सोर्स मिल जाता है और शायद ये कमाल असल में ऑलमाइटी टूल का है, जिसे यूज करते वक्त हमें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होता है। अब हमें पानी तो मिल चुका है, लेकिन जल्दी हमें खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जानवर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और अपीरियंटली एक आदमी बिना खाने के 30 दिनों तक रह सकता है, जिस वजह से खाने को भूलकर हम इस पूरी जगह को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक पेड़ हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है। अब हमें पूरा नॉलेज है कि एक पेड़ को किस तरीके से काटा जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे ऑलमाइटी टूल की वजह से हमारे एक हिट के साथ ये पूरा पेड़ ही टूट जाता है। अब हमें इस पेड़ को वेस्ट नहीं करना है, जिस वजह से जल्द हम इन्हें प्लैंक्स में बदल लेते हैं और बाद में हम इन्हें घर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पता चलने से पहले ही यहाँ पर रात हो जाती है। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेकिन सूरज ऑलरेडी डूब चुका है। लेकिन हम लोग रात के टाइम को भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ घर के सामानों को बनाने लगते हैं। और हमने जितना सोचा था ये जगह उतना भी डार्क नहीं है, क्योंकि इस वॉल में दो मून्स है। अगले दिन हमारा मेन काम आसपास की जगह को साफ करना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर आग लगा लेते हैं ताकि आज का रात हमें अंधेरे में बिताना ना पड़े। लेकिन तभी हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और कोई रास्ता ना होने की वजह से हम उस मॉन्स्टर को एक ही हिट के साथ खत्म कर देते हैं। अब इस जानवर का मीट अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन सर्वाइवल के टाइम पर टेस्ट मैटर नहीं करता है। अब हमें इस खाने को बाहर निकालने के लिए एक टॉयलेट की भी जरूरत होती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होने वाला है। लेकिन इस तरीके से खुले में टॉयलेट करना हमें अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से थोड़ा और मेहनत करके हम इसे चारों तरफ से घेर देते हैं। हम लोग यहाँ पर जानवरों के खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल्स के फार्मिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके लिए एक खेत की जरूरत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस काम को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हमें रियलाइज होता है कि वेजिटेबल्स को प्लांट करने के लिए हमारे पास सीड्स ही नहीं है और सीड्स के बगैर हमारे गार्डनिंग का सपना ही रह जाएगा। और इसका एक और मतलब है कि हमारा पूरा दिन यहाँ पर वेस्ट हो चुका है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वेजिटेबल्स उगना स्टार्ट हो चुका है और ये कमाल शायद हमारे ऑलमाइटी टूल का है। लेकिन हमें इस जगह को बाहर के जानवरों से भी प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए होगा। हमें बाहर की तरफ एक गड्ढा खोदना है और अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फेंसेस को लगाना है और इस तरीके से हम इस पूरी जगह को कवर कर लेते हैं। और हमें इन पौधों को भी खराब नहीं होने देना है, तो हमें इन पर डेली पानी देना पड़ेगा। हमें कुछ कार्टोग्राफी के टेक्निक्स भी आते हैं, जिन्हें यूज करके हम यहाँ पर एक घर भी बना लेते हैं। डेफिनेटली इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में हमारे पास एक बहुत ही आलीशान घर होने वाला है। लेकिन अगले दिन हारुका को कुछ डॉग्स दिख जाते हैं, जिन्हें शायद हमारे मदद का जरूरत था। हम उन्हें अपने घर में एंटर करने का मौका देते हैं और थोड़ी देर पहले हमने एक बोरान को भी मारा था और इन डॉग्स को बोरान का मीट बहुत ही पसंद आता है। उनमें से एक फीमेल डॉग भी होती है जो कि बहुत ही मोटी लग रही होती है, जिसका मतलब आपको पता चल गया होगा। लेकिन अचानक से उस फीमेल डॉग को यहाँ पर पेन होने लगता है। हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, जिस वजह से हम इन्हें अपने घर में रख देते हैं। लेकिन उन्हें प्राइवेसी देने के लिए हम अपने पुराने घर में रहने के लिए पहुँच जाते हैं और उनके घर के बाहर हमने कैंप फायर को भी जला दिया है ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो सके। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे फैमिली में 4 और नए मेंबर जुड़ चुके हैं और अगर आपको भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है। अब ये पपेट्स बहुत ही क्यूट होते हैं, जिस वजह से मैंने अपने लिए एक नए घर को बना लिया है, क्योंकि मैं अपने पुराने घर को अब और यूज नहीं कर सकता। हमें इससे पहले पता नहीं था कि डॉग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमें फार्मिंग करने का एक और रीजन मिल जाता है। ये डॉग्स हमारे खेत को प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिस वजह से हमें फार्मिंग करने में और भी आसानी होती है। जिसके बाद हम इस लड़के का नाम कुरो और इस लड़की का नाम यूकी रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने वाली है, लेकिन वो फॉरेस्ट आम आदमियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये वही फॉरेस्ट होता है जहाँ पर हारुका इस टाइम पे रह रहा है। अब हमें यहाँ पर गॉड को दिखाया जाता है और वो अपने गलती के लिए यहाँ पर माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने गलती से हिराकू को फॉरेस्ट
फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया है, जहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हारुका ने यहाँ पर गॉड्स के स्टैचू को बनाया है, गॉड्स को शुक्रिया अदा करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग वेजिटेबल्स उग चुके हैं, लेकिन ये वही वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हमने फार्मिंग करते वक्त सोचा था, जिसका मतलब है कि हम लोग जिस भी वेजिटेबल के बारे में सोचने लगते हैं वही यहाँ पर उगने लगता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर बीन्स के बारे में सोचते हुए फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर बीन्स का पेड़ ही उगने लगता है। लेकिन ऑलमाइटी टूल्स की वजह से ये पौधे 10 गुना ज्यादा तेजी से उगने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग बाहर कुछ अलग पेड़ों को लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इन पौधों को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर नॉर्मल खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्ट होता तो ये खाना और भी बेटर हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो डॉग है उनके सिर पर हॉर्न भी उगने लगते हैं और इन डॉग्स को हमारे साथ खेलने में बहुत ही मजा आता है और इन डॉग्स की वजह से ही मुझे घर से बहुत दूर जाने का मौका मिलता है। जिसके बाद फाइनली हमें एक रिवर मिल जाता है। ये जगह घर से बहुत ही दूर है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर एक टॉयलेट भी बना देते हैं। लेकिन अभी भी इस पानी को हमारे घर तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा टनल बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमें सर्दियों के लिए खाने को जल्द से जल्द स्टोर करना पड़ेगा। सर्दियों के लिए हमने यहाँ पर रैबिट के स्किन को पहनकर देखा है, लेकिन इसका स्मेल बहुत ही बेकार होता है। जिसके बाद कुरो यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आता है, जिसे क्लोथिंग का काम बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। जिसके बाद हम इसका नाम ज़ाबूटान रख देते हैं और कुछ पोटैटोस के बदले में ये हमें काफी सारे कपड़ों को बना कर देता है, जो विंटर में हमारे बहुत ही काम में आने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे सामान होते हैं जो कि हमारे डेकोरेशन में बहुत ही काम में आने वाला है। लेकिन अब हारुका को यहाँ पर बहुत ही लोनली फील होने लगता है और सोचता है कि काश उसके पास एक पार्टनर होता सर्दियों को बिताने के लिए। अब सर्दियों के बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि ज़ाबूटान के काफी सारे बच्चे हो चुके हैं और सारे डॉग्स भी बहुत ही बड़े हो चुके हैं। जिसके बाद वो सारे डॉग्स इस घर को छोड़कर जाने लगते हैं और हारुका को लगता है कि बस नहीं आने वाले हैं। लेकिन थोड़ी दिनों बाद ये सारे डॉग्स अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं और देख के ऐसा लगता है कि एक डॉग ने तो बीच में फाइट भी किया था। लेकिन तभी ज़ाबूटान अलार्म को बजाने लगता है, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई खतरा आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये असल में एक लड़की है। अब हिराकू उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़की अपने असली फॉर्म में पहुँच जाती है और हिराकू को यहाँ पर काट लेती है। लेकिन तभी हमारे सारे डॉग्स उस लड़की को काटने लगते हैं। अब वो लड़की बताती है कि वो असल में एक वैम्पायर है और वो इस जंगल में अपना रास्ता खो चुकी है। उसे अपने आप को हील करने के लिए हारुका के ब्लड का जरूरत था, इसलिए उसने उसे काटा था। जिसके बाद हिराकू उसे अपने ब्लड को खाने के लिए देता है और इसे खाने के बाद वो लड़की अपने असली फॉर्म में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो दोनों इस फार्म में घूमने लगते हैं और उस लड़की को हमारे फार्म के वेजिटेबल्स बहुत ही पसंद आते हैं। अब हिराकू को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि इतने टाइम बाद उसे फाइनली किसी के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। अब रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लूसी है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इसे सिर्फ लूसी कहूंगा। तभी लूसी हारुका से पूछता है कि क्या वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर थोड़े दिनों तक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें उसने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन हारुका उसे एक अलग प्रपोजल देता है और वो लूसी को हमेशा के लिए यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन ये प्रपोजल इतना सडन होता है कि वो लड़की यहाँ पर घबरा जाती है। तभी हारुका बताता है कि उसे उसके वैम्पायर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस यहाँ पर रहने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। तभी हारुका समझ आता है कि लूसी ने उसके बातों का गलत मतलब निकाल लिया है। लेकिन हारुका इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता है और लूसी को अपना पार्टनर बना लेता है। अब अगले दिन लूसी बहुत ही छोटी हो जाती है और बताती है कि पिछले रात के काम की वजह से उसका बहुत ही स्टेमिना जा चुका है। तभी हारुका उसे बताता है कि वो उसके गांव का सबसे पहला मेंबर है। तभी लूसी कहती है कि क्या ये एक विलेज है। हारुका कहता है कि ये अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में वो उसे एक विलेज बनाना चाहता है। अब लूसी के यहाँ पर होने की वजह से हारुका को बहुत ही फायदा होता है, जैसे कि लूसी यहाँ पर काफी सारे हर्ब्स को प्लांट करती है, जिससे एक तरीके का चाय बनता है। और लूसी के साथ खाना खाते वक्त उसे पता चलता है कि गड्ढा खोदते वक्त एक लेयर होता है और इसी लेयर को पिघलाकर सॉल्ट बनाया जाता है। लेकिन ये चीज हमें पहले से पता नहीं होता है और लूसी अपने पावर्स का यूज करके घर को उजाला भी कर सकती है। अब लूसी और हारुका यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़ाबूटान बेल को बजाने लगता है और हारुका को यहाँ पर डेजावू होने लगता है। और हमें इस बार भी पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की फंस चुकी है, जिसे देखने के बाद लूसी यहाँ पर से भागने लगती है। फिर वो लड़की अपने पावर्स का यूज करके अपने आप को क्लीन कर लेती है और लूसी को देखकर उसे डांटने लगती है, जिस वजह से सारे डॉग्स फिर से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो सब लोग हारुका के घर में पहुंच जाते हैं और इस लड़की का नाम टिया है और वो असल में एक एंजल है जो कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो यहाँ पर लूसी को ढूंढने के लिए आई है, क्योंकि उसने एक राजा के महल को तबाह कर दिया है और इस टाइम पर लूसी के ऊपर लाखों रुपए का बाउंटी लगा हुआ है। लेकिन लूसी कहती है कि वो यहाँ पर बहुत ही बदल चुकी है और ये जो लड़का बैठा हुआ है ये असल में उसका हस्बैंड है, जिसे बोलते वक्त लूसी यहाँ पर बहुत ही शर्माने लगती है और टिया को अपने साथ रहने के लिए कहती है। लेकिन टिया कहती है कि यहाँ के डॉग्स बहुत ही खतरनाक है और वो उनके साथ तो नहीं रह सकती है। और लूसी भी इस चीज से एग्री कर लेती है, क्योंकि उसके साथ भी पास्ट में ऐसा ही कुछ हुआ था। अब लूसी टिया को सारे प्लांट्स को दिखाने लगती है जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन ज़ाबूटान को देखने के बाद टिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद
हारुका उन्हें वेजिटेबल्स को काटना सिखाता है और गोभी पर थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर उन्हें खाने के लिए देता है। उन्हें पता नहीं था कि ग्रीन वेजिटेबल्स इतने स्वादिष्ट होते हैं। जिसके बाद रात में लूसी टिया को यहाँ पर रहने के लिए मना लेती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर यहाँ पर अपने टाइम्स को स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक दिन टिया कहती है कि उसे यहाँ के स्ट्रॉबेरीज बहुत ही पसंद आ चुके हैं और वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉबेरीज उगाना चाहता है। लेकिन हारुका बताते हैं कि इससे ज्यादा स्ट्रॉबेरीज को हार्वेस्ट करने के लिए उन्हें और भी लोगों की जरूरत है। तभी हारुका नोटिस करता है कि उनके डॉग्स की क्वांटिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें रखने के लिए उन्हें एक नए जगह की जरूरत है। जिसके बाद हारुका उन्हें एक नया जगह बनाकर देता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबूटान के और भी नए बच्चे हो चुके हैं और पुराने बच्चे इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। और टिया भी कहती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए उसे इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो अपने साथ कई सारी लड़कियों को लेकर यहाँ पर वापस आ जाती है और ये सारी लड़कियाँ हारुका के विलेज में रहना चाहती है। और इन लड़कियों का असल में एक डार्क पास्ट भी है। ये लोग असल में जिस गाँव में रहा करते थे वो गाँव इस टाइम पर तबाह हो चुका है। अब हारुका कहता है कि उनके यहाँ पर रहने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके रहने के लिए हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी लूसी उन्हें हमारे डॉग से मिला देती है, जिन्हें देखने के बाद वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। और ज़ाबूटान को देखने के बाद भी उन लोगों का हालत सेम ही होता है। और हाँ, ये सब लोग असल में एल्फ्स है जो कि जंगलों में रहा करते हैं। अब सब लोग मिलकर घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हारुका को यहाँ पर ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लड़कियाँ कार्टोग्राफी के काम में बहुत ही माहिर होती है और बहुत ही जल्द ये लोग अपने घर को बना लेते हैं। और इस घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जिसे देखकर हारुका जलने लगता है और कहता है कि वो बाद में इससे भी ज्यादा अच्छा घर बनाने वाला है। अब इनका काम तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इन्हें गार्लिक्स खाना बहुत ही पसंद है। अब हारुका एक एल्फ से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे लगता था कि एल्फ्स को जंगलों में रहना और बेरीज खाना बहुत ही पसंद होता है और रात होने के बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन एल्फ कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और कहती है कि यहाँ पर रहने के बदले में वो लोग यहाँ के माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग का काम करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें ब्लैक स्मिथिंग का काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और ये चीज हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। अगले दिन एल्फ बताते हैं कि उनके पास बहुत ही हाई क्वालिटी का ईस्ट है जिसका यूज करके वो लोग ब्रेड्स को बना सकते हैं। हारुका को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और ये ब्रेड्स खाने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बाकी लोगों को भी ये चीज बहुत ही पसंद आता है। हारुका यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है और लूसी से कहता है कि वो लोग इस टाइम पे जिस जगह पे रह रहे हैं क्या इस जगह का कोई और मालिक है। लूसी बताती है कि इस जगह का मालिक एक डीमन लॉर्ड है, जिसे सुनने के बाद हारुका बहुत ही शॉक हो जाता है। लेकिन लूसी कहती है कि अगर इस जगह को तुमने अकेले ही साफ किया है तो इस जगह के मालिक अब तुम बन चुके हो। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो सारी लड़कियां मिलकर यहाँ पर बात करने लगते हैं कि हारुका बहुत ही अजीब है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है और ये जगह भी कितना अजीब है और उन्हें पता नहीं था कि जंगलों के बीच में भी इस तरीके से फार्मिंग किया जा सकता है। लेकिन वो सब लोग खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें रहने के लिए एक अच्छा जगह तो मिल रहा है और यहाँ का मालिक भी बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को याद होगा कि बहुत टाइम पहले ही हमने पानी को ढूंढ लिया था और उसे हमारे घर तक लाने का डिसीजन भी ले लिया था। तो क्योंकि अब हमारे पास वर्कर्स भी आ चुके हैं तो हम लोग इस काम को अब स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक गड्ढे को बना दिया है जहाँ पर हमारा पानी आके स्टोर होने वाला है और अब हमें इसके पाथ को भी बनाना पड़ेगा। इस काम के लिए स्टोन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन हमारे पास उतना स्टोन नहीं है। अब इस बड़े से गड्ढे को खोदने की वजह से यहाँ पर ढेर सारा डर्ट कलेक्ट हो चुका है, तो हम लोग इसे पाथ को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग डर्ट की जगह वुड को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसके लीक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब हम सब लोग मिलकर इस पाथ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे इस काम में एल्फ ने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है और उनकी मदद की वजह से हमने जितना सोचा था ये काम उससे भी ज्यादा तेजी से हो जाता है। अब इस काम के दौरान एक फिश हमारे ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से अगले ही पल वो हमारा खाना बन जाता है। अब इस खाने को देखकर एल्फ थोड़े से घबरा रहे होते हैं और लूसी और टिया ने इस खाने को पहले कभी भी नहीं खाया था, लेकिन मुझे खाता देख वो लोग भी इस चीज को एक बार ट्राई करते हैं और सबको ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब अगले दिन जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तभी ज़ाबूटान अपने साथ एक बी को लेकर आता है। एक्चुअली में ये क्वीन बी है और बाकी बी इससे बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके बाद हम इन बीज के लिए भी यहाँ पर एक घर को बना देते हैं। इसी काम के दौरान टिया हमारे साथ मुलाकात करने के लिए आती है, लेकिन इन बीज को देखकर वो तेजी से भाग जाती है। लेकिन हम इस बीज की मदद से बाद में हनी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास वाटर सोर्स तो आ चुका है, जिसका मतलब है कि हम फाइनली वीट की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का फार्म का जरूरत होता है, जिस वजह से हम जल्द से जल्द इसे काम को स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इस पूरे खेत को पानी से भर देते हैं और वीट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके अगले पार्ट के लिए हमें एल्फ की भी हेल्प की जरूरत है। पहले तो ये एल्फ थोड़े से नखरे कर रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें भी इस काम को करने में बहुत ही मजा आने लगता है और ज़ाबूटान यहाँ पर वॉचमैन का काम कर रहा होता है और हमने जितना सोचा था ये फार्म उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर होता है। अब बारी आती है इन सारी चीजों को हार्वेस्ट करने का और एल्फ ये काम बहुत ही तेजी के साथ कर देते हैं। अब हारुका यहाँ पर सोचने लगता है कि वो इन सारी चीजों को हमेशा टीवी में ही देखा करता था और हमेशा उसे ऐसे ही कामों को करने का मन करता था, लेकिन आज फाइनली उसे इन सारे कामों को करने का मौका मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर
पर थोड़ा सा स्पीड रन करना पड़ेगा। जल्दी हम इसे हार्वेस्ट कर देते हैं और अच्छे से पीसने लगते हैं और पेसल की मदद से इन्हें क्लीन करने के बाद फाइनली हमारा राइस यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब फाइनली टाइम आता है इन्हें कुक करने का, जिसके बाद हम इसका मजा ले सकते हैं। लूसी यहाँ पर आग जलाने में हमारी मदद करती है और सारे एल्फ मिलकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आज उन्हें कौन सा स्पेशल खाना खाने को मिलने वाला है। अब हमारा राइस तो तैयार हो चुका है, लेकिन इनका राइस बॉल बनाने के बाद इनका मजा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन लूसी और टिया सोच रहे होते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद क्या ये खाना वर्थ इट हो पाएगा। अब एल्फ को ये खाना बहुत ही पसंद आता है। तभी लूसी देखती है कि हारुका ने इसके अंदर फिश को भी डाला हुआ है, जिस वजह से इसका टेस्ट और भी अच्छा लग रहा है। अपने आप को साफ करने के लिए पानी का यूज नहीं करते हैं। अगले दिन खेती बाड़ी करने के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग मैजिक टेक्निक का यूज करके अपने आप को साफ कर लेते हैं, लेकिन हिरुका मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बहुत ही जलने लगता है और डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर एक बाथ को बनाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर पानी गर्म होने वाला है और इस टब में पानी को होल्ड किया जाएगा और यहाँ पर हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। अब हम लोग पुराने पाइपलाइन का यूज करके यहाँ पर भी पानी ला सकते हैं और इस चिमनी को हमने मड और हैमर की मदद से बनाया है। हमने यहाँ पर कुछ टूल्स को भी सजा कर रखा है ताकि इससे थोड़ा रियलिस्टिक फीलिंग आ सके। और हमारा फेवरेट पार्ट जहाँ पर हम सब लोग मिलकर नहाने वाले हैं और इससे हिराकू बिना मैजिक टेक्निक का यूज किए भी अपने आप को साफ कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर पानी को डायरेक्टली नदी में फेंक दिया जाएगा तो वो नदी गंदा हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर स्लाइम्स का यूज करने लगते हैं और ये स्लाइम किसी भी गंदे चीज को आसानी से खा लेते हैं। इन स्लाइम्स को यहाँ पर टिया ने लाया है, लेकिन हारुका को पहले लगता था कि ये स्लाइम्स बहुत ही खतरनाक है और ये सारे स्लाइम्स एक टाइम पर इंसानों के ऊपर राज करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात हो जाती है और हिरुका सबको समझा रहा होता है कि किस तरीके के बात को यूज किया जाता है, लेकिन सब लोग यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज लग रहे होते हैं। तभी सब लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक डेमो देखना है, तो वो सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे। हीरा को एक टॉवल को पहनकर अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर लेता है और बात में उतरने के साथ ही वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि कितने टाइम बाद उसे बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन तभी सारी लड़कियां भी इस बात में आने लगते हैं और कहते हैं कि ये बात तो सच में बहुत ही अच्छा है। अब हीराकू यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहता है कि शायद मुझे अपने लिए एक अलग तरीके का बात बना लेना चाहिए था, लेकिन लड़कियां कहती है कि तुम इतना मतलबी क्यों हो, हमें हमेशा चीजों को शेयर करना चाहिए। अब अगले दिन वुड कलेक्ट करते वक्त हीराकू नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे मशरूम उग चुके हैं, लेकिन मशरूम के ऊपर सारी लड़कियों का ओपिनियन अलग अलग टाइप का होता है। कोई कहते हैं कि ये जहरीले होते हैं, कोई कहते हैं कि इन्हें खाना नहीं चाहिए और कोई कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हीराकू को पर्सनली मशरूम खाना बहुत ही पसंद होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर और भी कई सारे मशरूम को उगने के लिए देता है। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे पास और भी काफी सारे एल्फ्स रहने के लिए आ चुके हैं। वो एल्फ्स कहते हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और आज से करीब 200 साल पहले एक अटैक हुआ था, जिसके बाद से वो सब लोग ऐसे ही जंगल में घूम रहे हैं। अब हारुका उन्हें रहने का परमिशन तो दे देता है, लेकिन उन्हें रहने के लिए एक और नए घर की जरूरत है। लेकिन अब हमें यहाँ पर कुरो के पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता है। कुरो कहता है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो उसे हरा सके। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात यूकी से होती है और यूकी बहुत ही आसानी के साथ उसे हरा देती है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने सफर को एक साथ स्टार्ट करते हैं। जंगल में काफी सारे जानवरों के पास अपने खुद के बच्चे भी होते हैं, तो वो दोनों सोचते हैं कि उनके पास भी बच्चे होने जरूरी है। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात ग्रैपलर बेयर से होती है और उनके एक अटैक के साथ ही उन दोनों के सिर के सींग टूट जाते हैं। अब इस अटैक के बाद वो दोनों ही बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों शिकार भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इससे पहले लोगों को बहुत ही बुरी हालत में ही देखा था, लेकिन वो लोग इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं कि जंगलों के बीचे बीच भी कोई आदमी रहता है। लेकिन इस टाइम पर उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ये आदमी भी उन्हें हरा सकता है। लेकिन हारुका उन्हें अपने घर में आने का मौका देता है और उन्हें बोरान का मीट भी खाने के लिए देता है। लेकिन वो दोनों इस चीज को देखकर शॉक होते हैं, क्योंकि इस जैसा कमजोर लड़का एक बोरान को कैसे हरा सकता है, जबकि उनके पास भी बोरान के साथ पंगा लेने का हिम्मत नहीं है। अब धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और हारुका उन सब का नामकरण भी कर देता है। हारुका का खाना बहुत ही लाजवाब होता है, जिसके बाद कुरो उसे ही अपना मास्टर बना लेता है। तभी कुरो कहता है कि शायद मेरे मास्टर को पता भी नहीं है कि मुझे इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है और हम लोग इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हमारी टीम में जाबुटान और बाद में काफी सारी लड़कियां भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मास्टर आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। सब लोग एक साथ रहने के लिए एक बड़े घर को बनाने वाले हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर घर बनाने के काम को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक बड़े से गड्ढे को खोदने लगते हैं, जहाँ पर हमारा स्टोर रूम होने वाला है। लेकिन एल्फ कहती है कि इतने में हमारा काम नहीं हो पाएगा, तुम्हें इस गड्ढे को और भी बड़ा बनाना है। लेकिन आखिरी में ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है, जिसके बाद लूसी कहती है कि इस घर को मैंने और टिया ने मिलकर डिजाइन किया है, तो इसे आलीशान तो होना ही था। अब इस घर में घुसने के साथ ही वो सब लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं और इसके साइड में डाइनिंग रूम को बनाया गया है, जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर
बैठकर खाना खा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट में ही हारुका के रूम को बनाया गया है, और एक ऐसा रूम जहाँ पर दो लोग अपने स्पेशल काम को कर सकते हैं। और इस रूम को देखकर लूसी कहती है कि फाइनली अब उसे वो काम करने को मिलेगा जो वो हमेशा से करना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा बेसमेंट भी रेडी हो चुका है, जहाँ पर हम कई सारी चीजों को रख सकते हैं। और हमने घर के सामने कुरो और यूकी के स्टैचू को भी लगा दिया है, क्योंकि वो हमारे गाँव के सबसे पहले मेंबर हैं। अगले दिन लूसी कहती है कि आज उन्हें कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है, जिसके बाद हारुका कहता है कि आज वो करी नाम के एक स्पेशल डिश को बनाने वाला है। लेकिन हारुका यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही टफ होता है। अब हम लोग गार्डन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हारुका ने कई सारे अलग अलग मसालों के पेड़ों को लगाया हुआ है। ये है सिलेंट्रो, जिसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं मेरे डॉग को इससे बहुत ही डर लगता है। और ये है टर्मरिक, जिसे फूड के कलर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले इस मसाले को अच्छे तरीके से सुखाया जाता है, और ये काम लूसी को दिया जाता है। लेकिन लूसी के सुखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे स्पाइसेस को यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग उसके डिटेल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है खाना बनाने का, और इस काम में एल्स मेरी मदद करने वाली है, क्योंकि टिया और लूसी को कोई अर्जेंट काम आ चुका है। अब उनके बगैर ही हारुका अच्छे तरीके से काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई तो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो वो भूल रहा है। तभी उसे याद आता है कि करी के चक्कर में वो तो नान बनाना ही भूल चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी और टिया भी पहुँच जाते हैं, और वो दोनों देखते हैं कि सारे एल्फ्स और डॉग मिलकर हारुका के काम को मन लगा कर देख रहे हैं। अब हारुका यहाँ पर नान को बनाने का काम स्टार्ट कर देता है, और बहुत ही जल्दी इस काम को फिनिश भी कर देता है। अब रात में सब लोग खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं, और सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है। और टिया तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हारुका के हाथ के खाने का एडिक्शन लग चुका है। अब जल्दी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, जिस वजह से हमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। एक बॉक्स में वेजिटेबल्स को रख के उसे कपड़े से कवर करके उसे अच्छे तरीके से स्नो में ढक देना है, और इस टेक्निक से खाना बहुत टाइम तक फ्रेश रहता है। हमने यहाँ पर ढेर सारे वुड्स को भी कलेक्ट कर दिया है, ताकि आग लगाने के लिए हमें बाहर न जाना पड़े। ठंडी के टाइम पर हमारे डॉग्स भी बाहर शिकार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, जिस वजह से हम मीट पर काफी सारे स्मोक लगाने लगते हैं। इससे ये मीट बहुत टाइम तक रह सकता है। दूसरी तरफ ज़ाबूटान सर्दियों में हाइबरनेशन के लिए चला जाता है, और इसलिए हमने उससे पहले उससे काफी सारे ब्लैंकेट्स को मंगा लिया है, और इसके बदले में हमने उसे काफी सारे पोटैटोस भी दे दिए हैं। तभी हारुका नोटिस करता है कि लूसी अपने मैजिक पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। अब हारुका रात में लूसी से पूछता है कि तुम लोग मैजिक टेक्निक को किस तरीके से यूज कर सकते हो। मैंने भी इसे करने का कोशिश किया है, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। लूसी कहती है कि ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हारुका कभी भी मैजिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो असल में एक इंसान है, और इंसान मैजिक टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तभी हारुका कहता है कि मैं कितना बेकार हूँ, मुझे फार्मिंग और खाना बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम इकलौते ऐसे आदमी हो जिसने फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रहने का हिम्मत दिखाया है। अब थोड़ी टाइम बाद ही सर्दियाँ यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हारुका सोचता है कि वो लोग घर में बैठकर तो बोर हो जाएंगे, इसलिए उन्हें बोर्ड गेम को ट्राई करना चाहिए। वो सब लोग रिवर सी को खेलेंगे, जहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर के पीसेस होते हैं, और इस गेम में अगर दो कलर के बीच में कोई तीसरा कलर आ जाता है तो वो भी दूसरे कलर के बराबर हो जाता है, और गेम के एंड होने के वक्त जिसका कलर सबसे ज्यादा होता है वही जीत जाता है। अब टिया और लूसी एक दूसरे को इस गेम के लिए चैलेंज कर देते हैं, और थोड़े टाइम बाद ही लूसी इस गेम को हारने वाली होती है, जिसके बाद वो इस पूरे बोर्ड को ही उछाल देती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि टिया अपने पावर्स का यूज करके इन सारे पीसेस को अपने असली जगह पर ला देती है। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि डॉग्स भी यहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं, और हारुका इस चीज को देखकर शौक होता है कि उन्हें भी इस गेम के रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब बोर्ड गेम को खेलकर वो लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं, जिस वजह से हारुका यहाँ पर एक मिनी बॉलिंग का सेटअप बना देता है। अब पता नहीं इस गेम में क्या ही मजा आता है, लेकिन सब लोग इस गेम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से एक साथ खाना खाते हुए और गेम खेलते हुए पूरी सर्दियाँ बीत जाती है, जिसके बाद फाइनली हम अपने घर से निकल पाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज हमारे लिए वेट कर रहा है। हमारे गाँव के बाहर एक बहुत बड़ा ड्रैगन अटैक करने के लिए पहुँच चुका है। अब वो ड्रैगन फायरवॉल की मदद से हमारे गाँव के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लूसी और टिया अपने पावर का यूज करके हमें बचा लेते हैं। हारुका सोचता है कि उसने कितनी मेहनत करके इस गांव को बनाया है, और वो इस ड्रैगन को उसके गांव को तबाह नहीं करने देगा। तभी हारुका यहाँ पर एक स्फीयर को समन कर लेता है, और बिना किसी देरी के उससे उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर दूसरा अटैक भी कर देता है, जो कि बहुत ही शानदार होता है, और इसी के साथ वो ड्रैगन यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हारुका की टीम उस ड्रैगन को देखने के लिए पहुँच जाते हैं, और हारुका कहते हैं कि इतने बड़े जंगल होने के बावजूद ये ड्रैगन हमारे ऊपर ये अटैक करने के लिए क्यों आया है? क्या इस ड्रैगन को हमारे ऊपर किसी ने अटैक करने के लिए भेजा है? लेकिन लूसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जरूर कोई जंगली ड्रैगन है जो रास्ता भटकने की वजह से हमारे गांव में पहुंच चुका है। तभी हारुका कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही भूख लग रही है, तो क्या हम लोग इस ड्रैगन को खा सकते हैं? अब हमें हमारे पड़ोसी गाँव के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ड्रैगन इंसान से बात कर रहा होता है, और वो इंसान कहता है कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। उस
उसने उस ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा दिया है और अगर तुम भी जाओगे तो वो तुम्हें भी आसानी से मार देंगे। अब हमें पड़ोस के एक और गाँव को दिखाया जाता है जहाँ के जनरल का नाम बेजल है। उसके साथ यहाँ पर और भी 2 पार्टनर्स होते हैं और वो अपने पार्टनर से कहता है कि वहाँ के राजा ने हमारे ड्रैगन को एक हिट के साथ खत्म कर दिया है और वो जरूर हमारे किंगडम को भी खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हिराकू उस ड्रैगन के मीट को यूज करके अलग अलग टाइप के खाने को बना लिया है और सभी को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी टिया कहती है कि हारुका ने जिस अटैक का यूज किया है क्या हमारे सील भी उस अटैक को रोक सकते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि उस अटैक के सामने हमारा सील किसी काम का नहीं है। अब हिराकू ने यहाँ पर काफी सारे अलग अलग टाइप के खाने को तो ट्राई कर लिया है लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बाकी है जो उसने ट्राई नहीं किया है, जिस वजह से वो ग्रेप्स का यूज करके यहाँ पर वाइन बनाने का डिसीजन लेता है। इस वर्ल्ड के लोगों को वाइन का मतलब बहुत ही पहले से पता होता है, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर ढेर सारे ग्रेप्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हारुका ने यहाँ पर एक मशीन को बना दिया है और इस लड़कियों को इस मशीन के ऊपर चढ़ के बस चलना होगा। लेकिन थोड़ी देर ट्राई करने के बाद ही वो सब लोग यहाँ पर गिरने लगते हैं, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर गाना गाने वाले हैं और नाचने वाले हैं। और वो गाना यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है। अब इसके बाद हमारे पास काफी सारे जूस तो कलेक्ट हो चुके हैं लेकिन इसे वाइन बनने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब अगले दिन सुबह ज़ाबूटान फिर से बेल को बजाने लगता है, जिसका मतलब है कि हमारे ट्रैप में फिर से कोई फंस चुका है। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक लड़की फंस चुकी है जिसका नाम फ्लोरा है और ये असल में लूसी की छोटी बहन है। अब फ्लोरा को यहाँ का खाना और यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही पसंद आता है और वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर रिसर्च भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो जितनी जल्दी आई थी उतनी जल्दी यहाँ पर से चली भी जाती है। अब हमें यहाँ पर गॉड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड अपने बेटी से माफी मांग रही होती है। गॉड की बेटी कहती है कि आपने मेरे से बिना परमिशन लिए मेरे ऑलमाइटी टूल को एक इंसान को कैसे दे दिया है। और उसकी बेटी यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि हारुका ने जिन 2 स्टैचूज को बनाया है उनमें से एक एक बुड्ढे का स्टैचू है, लेकिन वहाँ पर असल में उसका स्टैचू होना चाहिए था। अब 1 महीने बाद फ्लोरा यहाँ पर वापस आ जाती है और अपने साथ कई सारे मेड और गाय को भी लेकर आती है। गाय से हम लोग दूध को निकाल सकते हैं और ये मेड हमारे घर के कई सारे कामों को करने वाली है। अब इन मेड्स का साफ सफाई करने का तरीका और बात करने का ढंग बहुत ही प्रोफेशनल होता है, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से खाना बनाना नहीं आता है। जिसके बाद हारुका उन्हें सिखाता है कि किस तरीके से अच्छे खाने को बनाया जाता है। जिसके बाद उन मेड्स को भी ये खाना बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सारे मेड्स ही अलग अलग टाइप के खाने को बनाने लगते हैं। तभी टिया यहाँ पर रियलाइज करती है कि यहाँ पर सारे लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं लेकिन उसके ग्रुप के कोई भी मेंबर्स ही नहीं है। जिसके बाद टिया अपने गाँव में जाकर वहाँ पर से कई सारे पार्टनर्स को लेकर आती है, साथ ही में एक गिफ्ट के तौर पर मुर्गी को भी लेकर आती है। तभी हारुका यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो गाय से दूध भी कलेक्ट कर सकता है और इन मुर्गों से उसे अंडे भी मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं जिन्हें विजर्ड मैन कहा जाता है। ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें हम लोग अपने हार्ड वर्क के दौरान यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर काफी सारे एंजल्स भी होते हैं और ड्रैगन अटैक के बाद ये सारे एंजल्स हमारे गाँव को बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और बाहर की तरफ अच्छे तरीके से छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे एल्फ मौजूद है जो कि हमारे गाँव में रहना चाहते हैं। अब इन्हें हमारे गाँव में रखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से हम लोग इन्हें भी अपने गाँव में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद हारुका सारी टीमों के लीडर को यहाँ पर बुला लेता है और कहता है कि पहले वो इस जगह पर सिर्फ अकेला ही रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह बहुत ही बड़ा हो चुका है और यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स भी आ चुके हैं। तो इस गांव के लिए एक अच्छा सा नाम रखना चाहता है और वो इन सभी से उनका सजेशन चाहता है। किसी को भी यहाँ पर कोई अच्छा नाम सूझ ही नहीं रहा होता है। जिसके बाद ज़ाबूटान और कुरो यहाँ के एक बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और उसे खोलने के बाद हम लोग उस पेड़ को देख लेते हैं जहाँ पर हमारा पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद हम सारे लोगों को यहाँ पर बुला लेते हैं और इस गाँव का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देते हैं। जिसके बाद सब लोग मिलकर हारुका को यहाँ पर मेयर के नाम से पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर हारुका थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन लूसी कहती है कि तुमने ही तो इस सारी चीजों का शुरुआत किया है तो तुम्हें इस चीज का मेयर बनना पड़ेगा। अब इसके बाद सब लोग मिलकर पार्टी को स्टार्ट कर देते हैं और सभी को पहली बार वाइन खाने की वजह से बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी टिया नोटिस करती है कि हारुका यहाँ पर अकेले ही खड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उसे अपने पास बुला लेती है। और हारुका कहता है कि ये जो सारी चीजें वो कर रहा है इन सारी चीजों को एक टाइम पे वो ड्रीम में देखा करता था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी चीजें सच में हो रहा है। अब सर्दियाँ पूरी तरीके से बीत चुकी है और हारुका फाइनली हमारे गाँव का मेयर बन चुका है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी नए चेंजेस नहीं आए हैं। तभी एक एंजल आके बताती है कि डेमोनिक किंगडम से हमारे साथ मुलाकात करने के लिए कोई आया है। हमें पता चलता है कि ये बेजल है और उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट भी लाया है और वो यहाँ पर असल में हमारे टैक्स को सेटल करने के लिए आए हैं। हारुका सोचता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता ही नहीं है, तो क्या उसे अपने पार्टनर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचता है कि वो इस गाँव का मेयर बन चुका है और इन सारी चीजों को उसे ही संभालना पड़ेगा। हारुका बताता है कि हर साल वो
वो लोग जितने भी सारी चीजों को फार्मिंग करेंगे उसमें से 10% चीजों को वो लोग ऐसे टैक्स देने वाले हैं। बेसल इस चीज को सुनकर राजी हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसके बाद बेसल इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तभी सब लोग यहाँ पर हारुका की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। बाकी गाँव में टैक्स 50 या फिर 60% होता है, लेकिन उनके गाँव के लिए सिर्फ 10% है, जो की बहुत ही अच्छी बात है। अब डेमोनिक किंगडम में बेसल को दिखाया जाता है, जो की बहुत ही डरा हुआ होता है और कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने किस तरीके से अपने जान को बचाया है। उनके पास एक बहुत ही बड़ा आर्मी फोर्स है और उसी के साथ ग्रेटेस्ट वैम्पायर लुलू सी और एंजल टिया भी उनके साथ ही में है, जिसका मतलब है कि वो लोग कभी भी उनकी टीम को नहीं हरा सकते हैं। तो बेसल उस गिफ्ट को देखने लगता है जो हारुका ने उन्हें दिया था। इसके अंदर कई सारे एप्पल्स होते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन तभी बेसल उसके क्लॉथ को भी देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस कपड़े को तो डीमन लॉर्ड स्पाइडर ने बनाया है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अब अगले दिन हारुका से मुलाकात करने के लिए एक ड्रैगन आते हैं। वो लोग असल में पास ही के गाँव के रूलर है और वो लोग हारुका के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने साथ एक काफी सुंदर स्वॉर्ड्स को भी लेकर आए हैं। अब हारुका उन्हें अपने घर में आने का मौका देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपने असली फॉर्म में पहुंच जाता है और इस ड्रैगन का असली नाम ड्राइम है। अब ड्राइम को हारुका का कंपनी बहुत ही अच्छा लगता है और वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनका असिस्टेंट फोर्स करके उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। अब डेली हमारे पास काफी सारे विजिटर्स आने लग रहे हैं, जिस वजह से उन्हें वेलकम करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके की चीजों को करना पड़ेगा। ज़ाबुटान जब भी बोट को बजाते हैं, सारे विजिटरमैन अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और सारे एंजल्स मिलकर उनके मेहमानों को किसी कैदी की तरफ यहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिस वजह से ज़ाबुटान के बोट को चेंज करके यहाँ पर एक घंटी लगा दिया जाता है और लोगों को वेलकम करने के लिए हारुका और उनकी टीम एक साथ ही जाने वाले हैं। अब इन सारे लोगों को वो लोग अपने गाँव में घुसने नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से उनके रहने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग 30 लोगों के रहने लायक एक घर को बना देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में फ्लोरा को उनके ऊपर नजर रखने के लिए दिया जाता है, ताकि कोई भी किसी तरीके का गलत काम ना कर सके। अब कुछ दिनों के अंदर ही हमारे नए मेहमान यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके लीडर का नाम जर्फ है और ये सब लोग हाउलिंग विलेज से आए हैं। हाउलिंग विलेज एक ऐसा विलेज है जहाँ के लोग हंटिंग और माइनिंग करके अपने दिन बिताते हैं। इससे पहले वो लोग अपने पड़ोसी एक ह्यूमन विलेज से ट्रेडिंग किया करते थे, लेकिन किसी रीजन के चलते उन्हें अपना ट्रेडिंग बंद करना पड़ रहा है। इन लोगों को असल में बीचमैन कहा जाता है और ये लोग हमारे गाँव के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन तभी लूसी और 2 बीचमैन को यहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि ये दोनों हमारे गाँव के पास ही में झाड़ी में छुपे हुए थे, लेकिन हमारे गाँव में इस चीज को एक बहुत बड़ी बदतमीजी के तौर पर माना जाता है, जिसके बाद उन लोगों को हमारे गाँव में आने का मौका दिया जाता है। लेकिन हारुका नोटिस करता है कि इनके लिए बहुत ही नॉर्मल खाना बनाया गया है और उन्हें किसी भी तरीके का वाइन ना देने का डिसीजन लिया गया है। और वो सारे लोग मिलकर यहाँ पर बातें करने लगते हैं और वो सारी लड़कियाँ कहती है कि इससे पहले जो भी आदमी उनके गाँव में मिलने के लिए आया है, वो लोग हमेशा अपने साथ कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन ये लोग अपने साथ कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं। और इसी के साथ इन लोगों ने तो अपने 2 मेंबर्स को भी गाँव में छुपा कर रखा था। हो सकता है कि ये लोग हमारे गाँव में कोई ना कोई नुकसान चाहते हैं, लेकिन फिर भी हारुका उन्हें थोड़ा सा वाइन देने के लिए मना ही लेता है। अब उन लोगों से थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें पता नहीं था कि ये गांव सेफ है भी या नहीं, जिस वजह से उन्होंने अपने 2 मेंबर्स को इसके साइड में छुपा दिया था, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो लोग अपने गांव में जाके सबको अलर्ट कर सके। अब अगले दिन उन दोनों टीमों के बीच में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जेफ बताते हैं कि उनके पास कई सारे घर को सजाने के चीजें हैं, जिसके बदले में वो लोग हारुका के साथ खाने को ट्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए हारुका को उनके गाँव में जाना पड़ेगा और दोनों गाँव आपस में अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हारुका इस ट्रेड के लिए राजी हो जाते हैं। अब जाते वक्त जेफ उन सारे लोगों से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि इससे पहले वो लोग इतने आलीशान विलेज में कभी भी नहीं गए थे और उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसे गांव में जाने से पहले कोई गिफ्ट लेकर आना पड़ता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, असल में वो लोग बहुत ही गरीब है और उनके पास देने के लिए कोई भी खास चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जेफ अगली बार जब आएगा तो वो एक महंगे गिफ्ट को लाने का प्रॉमिस करता है। अब इसके कुछ दिनों बाद टिया, ड्राइम और विजर्डमैन मिलके वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाने का डिसीजन लेते हैं। हारुका भी वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन उनके मेयर को यहाँ पर जाने का कोई भी परमिशन नहीं है। असल में यहाँ पर पहली बार आने के बाद ड्राइम बार बार यहाँ पर आने लगा था और हर बार वो अपने साथ कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है। इस वजह से लड़कियों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और हारुका ने इस काम के बदले में उसे 1 बैरल वाइन देने का डिसीजन लिया है। और वो सब लोग ड्राइम के पीठ पे बैठकर उस गाँव में पहुँच जाते हैं। पहले तो नहीं, ये सारे लोग बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं, जिस वजह से कोई भी उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन वो लोग उन्हें थोड़ी सी चीजें टेस्ट करने के लिए देते हैं, जिसके बाद उन्हें हमारे खाने बहुत ही पसंद आते हैं और जल्दी ही हमारा सारा खाना बिक जाता है। अब टिया सारा ट्रेडिंग खत्म करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि उस गाँव के 20 लड़कियाँ इस गाँव में आना चाहते हैं। हारुका कहता है कि उसे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी के साथ उन्हें यहाँ पर कुछ लड़कों को भी लाना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद यहाँ पर लड़के तो आ जाते हैं, लेकिन वो असल में 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब इस बीच गर्ल का नाम साना होती है और वो कहती है कि वो लोग इस गाँव के किसी भी काम को करने के लिए राजी है, बस उन्हें इस गाँव से निकाला न दिया जाए।
लेकिन हारुका कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव से तुम्हें कोई भी निकालने नहीं वाला है। अब इसके बाद बीस्ट गर्ल हमारे गांव को ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत ही मजा भी आने लगता है। हमें पता चलता है कि ये बीस्ट गर्ल मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग रहते हैं उन सभी को मैजिक टेक्निक्स का यूज करना आता है, सिर्फ हारुका ही मैजिक टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एक एंजल आके बताती है कि ग्रैपलर बेयर और वाइपर मिलकर जंगलों के बीचों बीच फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद हारुका उन दोनों को रोकने के लिए जाने लगता है और एक ईंट के साथ उन दोनों जानवरों को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हारुका कहता है कि अगर इनके मीट को इसी तरीके से रखा जाएगा तो ये मीट वेस्ट हो जाएगा, जिस वजह से वो उन सारे मीट्स का यूज करके खाना बनाने लगता है। वाइपर की मीट का टेस्ट फ्राइड चिकन की तरह है और बेयर का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब इसके बाद हारुका साना के पास जाके उसे मेयोनीज बनाने का तरीका बताता है, लेकिन इसे करने के दौरान साना अपने घर को 3 बार ब्लास्ट करवा देती है। जिसके बाद हारुका उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है और मेयोनीज बनाने का असल में 2 तरीका है। पहले ढेर सारे बीन्स को लेकर उन्हें अच्छे तरीके से पीस लेना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें कई महीनों के लिए स्टोर करना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले टेक्निक को यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हमें एग की जरूरत होती है। अब हमें उस एग के अंदर सॉल्ट और विनेगर को मिला के बहुत देर तक मिक्स करते रहना है और इसी तरीके से हमारा मेयोनीज यहाँ पर तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हमारे गाँव में मिलने के लिए कुछ नए गेस्ट आ चुके हैं। उन्होंने हमारे वाइन का नाम बहुत ही ज्यादा सुना है, इसलिए वो लोग हमारे वाइन को पीने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे गाँव के मेंबर्स उन्हें ये वाइन फ्री में नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि उन्होंने हमारे फार्म को देखा है और उन्होंने देखा है कि कई सारे अलग अलग चीजें यहाँ पर उगते रहते हैं और उनके पास कुछ यूनिक टेक्निक्स है जिनका यूज करके वो लोग अलग तरीके के अल्कोहल को बना सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग अपने यूनिक टेक्निक्स का यूज करके अलग तरीके के जूसेस को बनाने लगते हैं और ये जूसेस एक्चुअली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद वो सब लोग नए ड्रिंक मिलने की खुशी में यहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और उनके साथ पार्टी में ड्राइम भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन तभी हारुका रियलाइज करता है कि ये लोग हमारे गाँव के सबसे पहले एडल्ट मेंबर्स हैं। जिसके बाद हारुका उनसे पूछता है कि यहाँ के जितने भी लड़कियां हैं उनमें से क्या आपको कोई भी पसंद आया है। ड्राइम कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये सभी लोग उनसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं और उसे उसी की उम्र की लड़कियां चाहिए जिनके साथ मूछें भी होने चाहिए। अब अगले दिन हारुका यहाँ पर काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने से एक ड्रैगन उनके गाँव की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी ड्राइम बीच में आकर उस ड्रैगन को रोक देते हैं। लेकिन तभी एक और ड्रैगन उनके गाँव की तरफ तेजी से आने लगता है, जिसे देखने के बाद हारुका अपने स्फीयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हारुका अपने दूसरे अटैक को करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्राइम का असिस्टेंट उसके सामने आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि ड्राइम कुछ टाइम से अपने फैमिली को बिना बताए हमारे गांव में आया कर रहा था और यहाँ पर आने के बाद पार्टी कर रहा था। लेकिन उनके फैमिली वालों को ये लग रहा था कि वो घर से छुपते हुए किसी के साथ अफेयर कर रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये 2 ड्रैगन्स ड्राइम के बेटी और वाइफ है। उसके बेटी का नाम लास्टस मून है और उसके वाइफ का नाम ग्रफस मून है। अब ड्राइम अपने फैमिली को बताते हैं कि ये गाँव असल में बहुत ही पावरफुल है और उन्हें डर था कि ये गाँव उन्हें सरपास करके उन्हें खत्म कर सकता है, जिस वजह से वो इस गाँव के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे तरीके से रखना चाहता था और इसीलिए वो हमेशा इस गांव से मुलाकात करने के लिए आता है। तभी लास्ट अपने मॉम से कहती है कि उसका स्पीयर अटैक बहुत ही खतरनाक था और आप अगर सही टाइम पे वहाँ से नहीं हटे होते तो आपका खेल खत्म हो गया होता। लेकिन ग्रेफस कहते हैं कि ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे यहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला था। असल में उसका एक पुराना दोस्त है ज़ाबुटान, जिसने उसे यहाँ पर से बचाया है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि लास्ट मून यहीं पर रह के उनके ऊपर रिसर्च करने वाली है और स्पेशली इनके मिलिट्री फोर्सेस के ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लेने वाली है। अब हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन उसके आने की वजह से हमारे गाय दूध देना बंद कर देते हैं और हमारे डॉग्स को भी इन ड्रैगन्स की वजह से बहुत ही डर लग रहा होता है। अब लास्ट को यहाँ के बच्चों के साथ खेलने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन वो इतना पावरफुल होती है कि उसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन्स पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिस वजह से हम लोग इन्हें रिसेप्शनिस्ट का काम दे देते हैं। अब बेजल यहाँ पर हमारे साथ ऑरेंजेस का ट्रेड करने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाता है। अब बेजल अपने कैसल में जाने के बाद इस ड्रैगन के बारे में भी बता देता है, जिसका मतलब है कि वो लोग इस गांव के खिलाफ कभी भी टिक नहीं सकते हैं। अब अगले दिन बेजल अपनी बेटी से कहती है कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट काम आ चुका है। उनका जो पड़ोसी देश है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जिस वजह से उसे वहाँ पर जाके वहाँ पर छानबीन करना पड़ेगा और स्पेशली उनके मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। अब फ्लोरेम विलेज में पहुँचने के साथ देखते है कि ये तो बहुत ही आम विलेज है, लेकिन यहाँ पर घुसने के बाद उसका पहला ही मुलाकात लास्टस मून से होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और सोचता है कि इतना पावरफुल ड्रैगन तो मुझे शुरुआत में ही देखने को मिल चुका है, तो इसके अंदर और कितने लोग हो सकते हैं। जिसके बाद फ्लोरेम अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर लेती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर बीस्ट मैन और लिजर्ड मैन रहते हैं। साथ ही में एंजल ऑफ नाइलेशन टिया और द वेम्पायर प्रिंसेस को भी देख लेती है और सोचती है कि इतने सारे पावरफुल लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पर इन्फर्नल वुल्फ, डीमन स्पाइडर, हाई रैंकिंग एल्फ और किलर एंजल्स को भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि अगर हम लोग हमारे पड़ोसी राज्यों का हेल्प लेके इस गांव के ऊपर अटैक करने का कोशिश भी करते हैं, फिर भी
हम लोग बुरी तरीके से हार जाएंगे। तो फ्लोरेम सोचती है कि इन सबसे भी पावरफुल एक और पर्सन रहता है जिसे सब लोग मेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी भी उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई है। लेकिन तभी यहाँ पर हारुका पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें किसी तरीके की मदद की जरूरत है। लेकिन फ्लोरेम कहती है कि उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है और वो सोच रहा होता है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में ये आम आदमी क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ी टाइम बाद उसे पता चलता है कि आदमी और कोई नहीं बल्कि मेयर है जिसे वो इतने टाइम तक ढूंढ रहा था। और लास्ट डेज़मोंड कहती है कि इस आदमी ने सिर्फ एक अटैक के साथ ही उसके मॉम को तकरीबन खत्म ही कर दिया था। अब थोड़े दिनों बाद फ्लोरेम को यहाँ के कामों में बहुत ही मजा आने लगता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग पीपल होने के बावजूद वो सभी लोग किसी गाँव में क्यों रहते हैं। तो गाइस यार, आप लोगों को याद होगा कि हमने बाथ वाटर को क्लियर करने के लिए यहाँ पर काफी सारे स्लाइम्स को लाया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उनका पॉपुलेशन हमारे गाँव में बढ़ने लगा था और हमारे पास काफी सारे स्लाइम्स कलेक्ट हो चुके थे। लेकिन एक दिन एक स्लाइम हमारे गाँव के एक बैरल वाइन को पी लेता है, जिसके बाद उसका कलर कुछ अलग टाइप का हो जाता है। लेकिन हमारे गाँव के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि स्लाइम को हमारे गाँव से निकाल देना चाहिए। लेकिन बाद में हमारे गाँव के लोग उस स्लाइम को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो स्लाइम हमारे गाँव में रहता है और पार्टी के दौरान वो स्लाइम हमारे साथ ज्वाइन भी कर लेता है। अब इसके थोड़े टाइम बाद ऑटम स्टार्ट हो जाता है। ऑटम में कई सारे अलग अलग चीजों को खाया जाता है, लेकिन हमने ऑलरेडी कई सारी चीजों को खा रखा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हमने सी फूड को अभी भी ट्राई नहीं किया है, जिसे सुनने के बाद सब लोग यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी लोग इसी खाने को खाना चाहते हैं। तो फ्लोरेम बताती है कि हमारे पास में ड्रोनिक किंगडम नाम का एक किंगडम है जो कि समुद्र के बहुत ही पास है और उनके साथ ट्रेड करके उन्हें अच्छे अच्छे मछलियाँ मिल सकते हैं। जिसके बाद लास्ट डेज़मोंड और फ्लोरेम एक साथ ट्रेडिंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मिकेल नाम के एक ट्रेडर को दिखाया जाता है जो कि सासातो सिटी का सबसे बड़ा ट्रेडर है। तभी मिकेल को पता चलता है कि उनके साथ कोई यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आया है, लेकिन मिकेल बताते हैं कि ट्रेडिंग इस तरीके से काम नहीं करता है। अगर उन्हें उनके साथ ट्रेडिंग करना है तो उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और इसके कुछ अलग अलग रूल है जिसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तभी मिकेल को यहाँ पर अजीब तरीके का फील होने लगता है, जिसके बाद वो उनके पास पहुँच जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए लास्ट डेज़मोंड आई है, जिसे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन माना जाता है। लेकिन वो फ्लोरेम को इससे पहले भी जानते थे क्योंकि उनके डैड के साथ उनका कई दिनों से रिश्ता था। लेकिन उनके फ्रूट्स को देखने के बाद मिकेल को पता चल जाता है कि ये वही फ्रूट्स है जिनका बाजार में बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इन फ्रूट्स को बेचकर वो लाखों में पैसे कमा सकता है। तो वो लड़कियां बताती है कि उनके पास एक लिस्ट है और इन सारी चीजों के बदले में वो लोग इस लिस्ट के सारे सामानों को चाहते हैं। लेकिन मिकेल को ये सारी चीजें बहुत ही पसंद आता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसके गाँव में जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आएंगे और इसी वजह से वो लास्ट के पीठ पे बैठकर वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मिकेल को बहुत ही डर लगने लगता है क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग रहते हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात हारुका से हो जाती है और वो हारुका को बताते हैं कि वो लोग हमारे साथ काफी सारी चीजों के ट्रेडिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो हमारे सामानों को खरीद कर उन सारी चीजों को अलग अलग कंट्रीज में बेचना चाहते हैं और इसके बदले में वो लोग हमें काफी सारे पैसे देने का डिमांड करते हैं, जिस वजह से हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर लेते हैं। अब मिकेल यहाँ पर से जाने लगता है और सोचता है कि इन सारे लोगों का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर उसने जितने भी सारी चीजों को देखा है इसके बाद वो शायद यहाँ पर आ पाएगा। अब सभी को ये सी फूड बहुत ही पसंद आता है और हारुका डिसाइड करता है कि अगली बार वो मिकेल को और भी अलग अलग चीजों को लाने के लिए कहेगा। अब अगले दिन काम करने के दौरान हम लोग देखते हैं कि बिना किसी रीजन के एक ड्रैगन हमारे गाँव के पास अटैक करने लगता है और मानो वो ड्रैगन हमारे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था, जिसके बाद हारुका अपने एक स्फीयर को निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और दूसरे अटैक के साथ ही उस ड्रैगन को वहाँ पर नीचे गिरा देता है। अब उसके पास जाने के बाद राइम भी यहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है कि ये असल में उसकी बड़ी बहन है और इस लड़की का नाम असल में हाकुरेन है। हाकुरेन बताता है कि उन्हें अपने सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि राइम के बेटी के साथ हारुका का शादी फिक्स हो चुका है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि लास्ट डेज़मोंड की शादी किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ हो जाए, इसलिए वो यहाँ पर देखने आई थी कि वो किसके साथ शादी करने वाली है और इसीलिए वो हारुका को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था ताकि उसे हारुका के पावर का पता चल सके। तभी हारुका उसे उस गड्ढे को साफ करने का ऑर्डर दे देता है जहाँ वो उसने ब्लास्ट अटैक किया था। अब हाकुरेन बहुत ही आसानी के साथ हमारे माहौल में घुल मिल जाती है। उसे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आता है और वो अपने स्किल में भी बहुत ज्यादा माहिर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही आलसी होती है, जिस वजह से हमें उसे हमारे गाँव के बच्चों को पढ़ने का ऑर्डर देना पड़ता है। सच कहूँ तो इस लड़की के पास दिमाग तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दिमाग वाले लोग इतने आलसी क्यों होते हैं। अब थोड़ी टाइम बाद हाकुरेन यहाँ पर बहुत ही बोर हो जाती है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर बोर्ड गेम खेलने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन इस गेम में हम लोग एक एक्स्ट्रा रूल को ऐड कर देते हैं, जो भी इस मैच को हार जाएगा उसे अपने शरीर के एक कपड़े को उतारना पड़ेगा। अब मैच यहाँ पर बहुत ही टक्कर का चल रहा होता है, लेकिन सारे लोगों के कपड़े नॉर्मली होते हैं सिवाय हारुका के पैंट्स के अलावा उसके शरीर के सारे कपड़े उतर चुके हैं। लेकिन अगर वो इस मैच को भी हार जाता है तो उसे इस कपड़े को भी उतारना पड़ेगा। अब हारुका यहाँ पर बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि इस मैच को उसे किसी भी तरीके से हारना नहीं है, क्योंकि अगर वो इस मैच को हार जाता है तो उसका पूरा इज्जत उतर जाएगा। लेकिन
लेकिन हारुका इस मैच को भी हार जाता है, जिसके बाद उसे अपने कपड़े को उतारना पड़ता है। अब अगले दिन हमसे मुलाकात करने के लिए कुछ जलपरियां आती है जिन्हें गोलगाडो कहा जाता है। असल में ये लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारे डॉग्स जाके उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से ये लोग हमसे प्रोटेक्शन करने का रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बदले में वो लोग हमारे लिए काफी सारे सामान को भी लेकर आते हैं। जिसके बाद हम लोग हमारे डॉग को समझा देते हैं कि ऐसे किसी के भी घर में नहीं घुसना चाहिए। अब ये जलपरियां इतने सुंदर होते हैं कि इनके सामानों से हम लोग अपने नजर को हटा ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम लोग इन्हें पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देते हैं। जिसके बाद इन लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये लोग आसपास के गाँव के साथ हमारे ट्रेडिंग करने के लिए मदद करते हैं। अब हमें डेमोनिक किंगडम के बेजल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हारुका की टीम में हारुकेन ने भी ज्वाइन कर लिया है, जिसका मतलब है कि वो लोग किसी भी तरीके से उन्हें अब रोक नहीं सकते हैं। अब हमें उनके लीडर गोलगाडो को दिखाया जाता है और वो कह रहे होते हैं कि उनकी बेटी कुछ दिनों से उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही है और उन्हें डर तो ये है कि शायद उनकी बेटी उनके ऊपर गुस्सा हो चुकी है। अब हमें गोलगाडो की बेटी यूरी को दिखाया जाता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रही होती है कि उनके बहन फ्लोरेम को पास ही के गाँव में कैद करके रखा गया है और उन्हें किसी तरीके से फ्लोरेम को वहाँ से निकालना पड़ेगा, जिस वजह से वो सभी लोग उस गांव में अटैक करने का प्लान करते हैं। अब अगले दिन फ्लोरेम यहाँ पर काम कर ही रही होती है, लेकिन तभी बेजल आके बताते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि प्रिंसेस यूकी एक जगह पर हमला करना चाहती है। फ्लोरेम बताती है कि जब वो यूकी का फ्रेंड हुआ करती थी तब तो वो ऐसा काम नहीं किया करती थी, लेकिन जब से उन्हें कुछ नए दोस्तों के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया है तब से उनका व्यवहार बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन तभी बेजल बताते है कि यूरी असल में इसी गाँव में अटैक करने वाली है, लेकिन फ्लोरेम बताती है कि वो लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। मैंने उन्हें बार बार बताया था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वो लोग चाहकर भी इनसे नहीं जीत सकते हैं। जिसके बाद फ्लोरेम उन्हें रोकने के लिए कोई अलग प्लान सोचने लगती है। अब उनके सारे सोल्जर्स यहाँ पर अटैक करने के लिए आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात हमारे जलपरियों के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं। अब ये पूरा प्लान असल में फ्लोरेम का होता है और हारुका को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। जिसके बाद हारुका को पता चलता है कि उसके गाँव में 4 और नए मेंबर्स ज्वाइन करने वाले हैं और फ्लोरेम बताती है कि अगर तुमने यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा और यूरी से कहती है कि तुम्हें भी यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब फ्लोरेम उन सभी को हमारे गांव को दिखाने लगती है और उन्हें हमारा गांव बहुत ही पसंद आने लगता है। जिसके बाद हम सब लोग एप्पल के बगीचे में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लड़कियां कहने लगती है कि ये तो वही एप्पल्स है जिनके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा सुना है और अगर वो लोग इस गाँव को ट्रैप कर लेते हैं तो वो लोग रोज ही इतने सुंदर सुंदर एप्पल्स खा सकते हैं। अब उन लोगों को ये गाँव बहुत ही पसंद आता है, लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि इस गाँव को कब्जा करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो लोग इस गांव से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके सामने ज़ाबूटान आ जाता है। जिसके बाद वो लोग इस गांव से फिर से जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने इन्फर्नो वुल्फ पहुंच जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ से चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर मन लगा कर काम करने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग यहाँ के हर एक काम को करने के लिए राजी है, बस उन्हें इस गाँव से बाहर निकाला न दिया जाए। अब उन्हें यहाँ पर हार्डवर्क तो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का खाना उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब दूसरी तरफ फ्लोरेम और यूरी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और यूरी बताती है कि ये गांव तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें इस गांव के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन फ्लोरेम बताती है कि तुम इस गांव में अटैक करना ही क्यों चाहते थे। यूकी बताती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी गलती है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, लेकिन कई दिनों से तुम हमारे घर वापस नहीं आए थे, इसलिए मुझे लगा था कि इस गाँव के लोगों ने तुम्हें ट्रैप करके रखा है और मैं तो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया था। जिसके बाद फ्लोरेम उससे माफी मांग लेती है और कहती है कि ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करने वाली है। अब अगले दिन यूरी इन सभी के साथ फार्मिंग का काम करने के लिए पहुँच जाती है और साथ ही में वो अपने पार्टनर्स को भी यहाँ पर काम करने के लिए मना लेती है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर फार्मिंग का काम करने लगते हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत ही मजा भी आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी दिनों तक यहाँ पर रहने के बाद ही यूरी कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी उसके काफी सारे काम बाकी रह चुके हैं। यूरी अपने पार्टनर्स को भी यहाँ पर से जाने के लिए कहती है, लेकिन उनके पार्टनर्स कहते हैं कि उन्हें ये गाँव बहुत ही अच्छा लग चुका है और वो लोग इस गाँव को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग इस गाँव से अभी जाना नहीं चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद यूरी अकेले ही यहाँ पर से घर चली जाती है। अब हमें गोलगाडो के सीन को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि जब से मेरी लड़की उस गांव से आई है तब से वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है और ये काम जरूर किसी लड़के का है और मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। अब सर्दियों के खाने को कलेक्ट करते करते हमारे पास कुछ ज्यादा ही खाना कलेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हाकुरेन और लास्टी कहती है कि ये खाना वो लोग अपने घर वालों को देना चाहते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हाकुरेन के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल है। अब हाकुरेन अपने घर वालों को अकेले ही खाना देने के लिए तो जाती है, लेकिन आते वक्त कई सारे माउंटेन एल्फ्स को लेकर आती है। ये माउंटेन एल्फ्स असल में पहाड़ों के बीचों बीच में रहते हैं, लेकिन सर्दी आने की वजह से उनके पास खाने की कमी पड़ रही है। अब हाकुरा यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन
हाकुरा कहता है कि ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम लोगों को हमारे गाँव में रहने के लिए शायद हमें एक और नए घर को बनाना पड़ेगा। अब वो लोग बताते हैं कि वो लोग शिकार बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ के जानवर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से उन लोगों का कोई भी ट्रैप यहाँ पर काम नहीं करता है। अब वो एल्फ्स नोटिस करते हैं कि हाकुरा यहाँ पर पॉटरी का काम कर रहा है, लेकिन हाकुरा यहाँ पर बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिसके बाद हाकुरा कहता है कि इस काम के लिए उसे अच्छे तरीके के क्ले की जरूरत है। अब वो एल्फ्स बताते हैं कि माउंटेन में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्ले पाए जाते हैं और उस क्ले का यूज करके हाकुरा यहाँ पर कई सारी चीजों को बना लेता है। अब दूसरी तरफ लास्ट अपने घर वालों को और सासाटो सिटी में खाना देने के लिए जाती है, लेकिन माइकल उसे बताते हैं कि एक फिश उन्हें बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद लास्ट उस फिश को एक ही हिट के साथ खत्म कर देती है, जिसके बदले में माइकल उन्हें कई सारे खाना भी देते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक मेंस के बात को भी बना लिया है, क्योंकि हमारे गाँव में काफी सारे मेंस लोग भी आ चुके हैं। अब हमें पता चलता है कि हमारे गाँव के पास एक डंजन को पाया गया है और इस डंजन के ऊपर कई सारे खतरे भी हो सकते हैं, जिस वजह से हमें इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमारे कुछ गाँव के मेंबर्स वहाँ पर रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं और आने के बाद हमें पता चलता है कि उस डंजन के अंदर एक बहुत ही बड़े वाइपर को देखा गया है और वाइपर का मीट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होता है, इसलिए हमारे गांव के सारे लोग उस वाइपर को मारना चाहते हैं। अब रात में हारुका देखता है कि लूसी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और सब लोग उसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तभी साना लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें कई दिनों से खट्टा खाने का मन कर रहा है। तभी लूसी कहती है कि कई दिनों से उसे टोमेटोज और खट्टा खाने का मन तो कर रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हारुका असल में एक पिता बनने वाला है, जिसे सुनकर गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब गाइस हमें यहाँ पर काम करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है और मुझे और लूसी को सुबह जल्द से जल्द उठना ज्यादा पसंद है, लेकिन हमारे जल्दी उठने की वजह से हमारे मेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिस वजह से हम लोगों ने सुबह लेट ही उठने का डिसीजन ले रखा है। अब हमें पता चलता है कि जिस स्लाइम ने हमारे एक बैरल वाइन को पी लिया था, उसने हमारे स्टोर रूम में घुसकर फिर से एक बैरल वाइन को पी लिया है, जिस वजह से सब लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अब हमारे गाँव में काफी सारे मेंबर्स होने की वजह से हमने खाने को सिस्टम को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। पहले हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं, जिसके बाद ग्रुप 2 यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो लोग ग्रुप 2 में नहीं आ पाते हैं वो लोग ग्रुप 3 में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि वो लोग ग्रुप 3 में भी नहीं आ पाते हैं। अब एंजल्स हमें रिपोर्ट देते हैं कि कुछ रैबिट्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कुरो की टीम ने उन्हें खत्म कर दिया है और अभी वो सब लोग उसी रैबिट के मीट को खा रहे हैं। अब ये एंजल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग तो होते हैं, लेकिन ये लोग अपना बाकी काम विजर्ड मैन से करवाते हैं और फ्री टाइम पे तो ये लोग बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। अब हमने हमारे फार्म को बहुत ज्यादा बड़ा तो बना लिया है, लेकिन इसके देखभाल करने का काम जाबूटान का होता है और जब भी जाबूटान किसी भी कीड़े मकोड़े को स्पॉट कर देता है तो हम लोग जाके उस कीड़े मकोड़े को हटा देते हैं। अब हमारा यहाँ पर लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए लंच टाइम बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि ये लोग बिना खाने के कई दिनों तक रह लेते हैं और बिना खाने के ही काम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम बाद ही इन्हें इस चीज का भी आदत पड़ जाता है और इसी वजह से मैं हमेशा नोटिस रखता हूँ कि कभी भी हमें खाने का तो कमी ना हो जाए। अब हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा फार्मिंग तो कर लिया है, लेकिन हमारे गाँव को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर फूल भी प्लांट कर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी कार्टोग्राफी का काम होता है ज्यादातर वो सारे काम हाकुरा को ही करना पड़ता है। अब हाकुरा यहाँ पर स्वॉर्ड के सेटअप को ही बना लेते हैं ताकि ये लोग कभी भी आलसी ना हो जाए और किसी भी खतरे के लिए तैयार रह सके, लेकिन हाकुरा यहाँ पर बहुत ही कमजोर होता है, जिसके बाद एक एल्फ उसे इसको करने का असली तरीका सिखा देती है। तभी हाकुरा इस चीज को अपने ईगो पे ले लेता है, जिसके बाद वो अपने भाले से इस चीज को तबाही कर देता है। अब हमें पता चलता है कि यूरी को जाबूटान का काम बहुत ही पसंद आ चुका है, इसलिए वो और भी कई सारे कपड़े जाबूटान से बनाना चाहती है और साथ ही में उसे यहाँ के एप्पल्स भी बहुत ही पसंद आए हैं, इसलिए वो और भी कई सारे एप्पल्स को ले जाने का डिमांड करती है। अब हमें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग इस चीज का परमिशन दे देते हैं। अब हमारे मेट्स भी हाकुरा की तरह कई सारे नए नए खाने को बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कई बार वो लोग कुछ ऐसे खाने को भी बना देते हैं जो कि बहुत ही बेकार होता है। अब दिन हो या फिर रात, लेकिन हमारे डॉग्स कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेते हैं और हमें पता चलता है कि काम के दौरान ये लोग कभी भी अपने जूसेस को नहीं पीते हैं। अब हाकुरा को ये चीज बहुत ही अच्छा लगता है कि उसने मेल्स के लिए अलग से बाथरूम को बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद हाकुरा को ऐसा फील होता है कि कोई न कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, जिसके बाद हाकुरा अचानक से हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है और यहाँ पर कई सारे लोग बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन ये लोग असल में हाकुरा का भला ही चाहते हैं और वो लोग तो बस हाकुरा को प्रोटेक्ट ही कर रहे थे। अब अगले दिन काम करने के दौरान हमें पता चलता है कि कोई आदमी हमारे गाँव में घुस चुका है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे गॉड के स्टैचू के सामने एक आदमी अपने सिर को झुकाए हुए बैठा हुआ है, लेकिन हाकुरा सोचता है कि इतने सारे टाइट सिक्योरिटीज होने के बावजूद ये आदमी हमारे गाँव में घुस कैसे सकता है। तभी लूसी यहाँ पर आके बताती है कि ये आदमी असल में उनका प्रोजेनेटर है, जिसे आसान के शब्दों में ग्रैंडफादर भी कहा जा सकता है। इस आदमी की उम्र 4000 साल है और ये आदमी अपने आप को यंग दिखाने के लिए हर 300 या फिर 400 साल के मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं। अब वो आदमी इस चीज को सुनकर बहुत ही खुश हो
हो जाते हैं कि लूसी एक माँ बनने वाली है, क्योंकि नॉर्मली वैम्पायर्स ऐसे काम नहीं करते हैं। अब वो आदमी हारुका के गांव में रखे हुए स्टैचू का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी को ये स्टैचू ही चाहिए। जिसके बाद हारुका उनके लिए एक अलग से स्टैचू को बना देता है। अब वो आदमी स्टैचू को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो इसके रिटर्न में कोई न कोई स्पेशल चीज देने वाला है। अब वो प्रोजेनेटर 400 साल बाद अपने गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ के अपने पार्टनर से कहते हैं कि ग्रेट ट्री विलेज के मेयर ने जरूर गॉड के साथ पहले भी मुलाकात कर रखी है, क्योंकि उस आदमी ने भी पहले गॉड के साथ मुलाकात कर रखा था और ये स्टैचू सेम टू सेम उसी गॉड की तरह दिखता है। जिसके बाद वो लोग उस स्टैचू को अपने मेन हॉल में लगा देते हैं और हारुका को एक गिफ्ट के तौर पर एक पियानो को भेज देते हैं और ये पियानो देखने में भी बहुत ही सुंदर होता है। तभी यूरी के पार्टनर्स भी इस पियानो को देख लेते हैं और उन्हें याद आता है कि ये दुनिया का सबसे रेयर पियानो है और अगर वो लोग इस मौके को छोड़ देते हैं तो शायद उन्हें दोबारा कभी भी इस पियानो को बजाने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो लोग इस पियानो को बजाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन ये पियानो इतना एक्सपेंसिव होता है कि वो लोग इसे बजाने का हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। अब वो सभी लोग हारुका के पास जाके एक दूसरे पियानो लाने का रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग पहले एक नॉर्मल पियानो के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जिसके बाद मिकेल से बात करने के बाद हारुका यहाँ पर एक और पियानो को लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब फ्लोरेम और यूरी के पार्टनर्स को इसी पियानो बजाना आता है, जिसके बाद वो गाँव के सभी लोगों को पियानो सिखाने लगते हैं। अब हारुका यहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है, जिसे देखकर लूसी उसे अपने पास बुला लेती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। हारुका कहता है कि उसे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब एक पिता बनने वाला है और लूसी बताती है कि गांव के सारे लोग इस बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अब डिनर के वक्त सारे लोग लूसी से पूछने लगते हैं कि इस बच्चे का वेट कितना है। लूसी बताती है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसने अपने पेट के अंदर 2 कैबेजेस को फिट कर रखा है, जिसका मतलब है कि लूसी को यहाँ पर बहुत ही तकलीफ हो रही है। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि वो सब लोग लूसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या वो लोग कुछ कर सकते हैं। लूसी बताती है कि सब लोग खाने के बाद ढेर सारे वाइन पीते हैं, लेकिन उसके पेट में बच्चा होने की वजह से वो वाइन को नहीं पी सकती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसे सुनने के बाद सब लोग मेयर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उन सारे लोगों ने वाइन ना खाने का डिसीजन ले लिया है और इस गांव से सारे वाइन को वो लोग फेंकने वाले हैं। लेकिन हारुका बताता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग उन सारे वाइन को स्टोर करके रखने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि डॉब्स यहाँ पर बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं और वो बताते हैं कि गांव का कोई भी आदमी हमारे वाइन को नहीं पी रहा है, जिसका मतलब है कि हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन हारुका उन्हें सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझा देता है, जिसके बाद वो लोग और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग इससे भी ज्यादा अच्छी वाइन को बनाने वाले हैं। अब इसी तरीके से 9 महीने बीत भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि लूसी के रूम में टिया ने एक फ्लावर को रख दिया है, जिससे इस रूम का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एक करके गाँव के सारे लोग यहाँ पर आने लगते हैं और लूसी को इस खुशी के मौके पर गिफ्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी लिजर्ड मैन आके बताते हैं कि उन्हें इन सारे गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर लूसी चाहे तो उसके ब्लड को खा सकते हैं। अब इन सब के चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि डॉब्स ने हमें गिफ्ट के तौर पर एक हैमर को दिया है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है हमें पता नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक से लूसी को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग मिलकर इन सारी चीजों की तैयारी करने लगते हैं। अब हारुका यहाँ पर बहुत ही टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि एक ऐसा मौका है जहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं सकता है। लेकिन तभी वो हमारे गाँव के ग्रेट ट्री विलेज को नोटिस कर लेता है और उसी फेयर के अंदर चला जाता है और तभी उसे याद आने लगता है कि जब कुरो और युकी का बच्चा होने वाला था वो इसी तरीके से सोया हुआ था और उस दिन भी ये चांद इसी तरीके से साइन कर रहा था। और तभी वो सोचता है कि उसने अपने जर्नी को कहाँ पर से स्टार्ट किया था और इतनी देर बाद वो कहाँ पर आ चुका है। अब इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए सुबह हो जाती है और अपने घर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके घर में एक बेटा आ चुका है। अब उस बच्चे को अपने गोद में लेने के बाद उसे ये किसी सपने की तरह लग रहा होता है और सोचता है कि थोड़े टाइम पहले ही तो वो अपने आखिरी सांसों को गिन रहा था और अगले ही पल उसने कितने सारी चीजों को हासिल कर लिया है। वो विश करता है कि उसका बच्चा हमेशा सेहतमंद होना चाहिए। अब इसी के बाद हम सब लोग अपने नॉर्मल लाइफ में जाने लगते हैं। हमारा बच्चा आधा इंसान और आधा वेम्पायर है और हमने उसका नाम एल्फ्रेड रखा हुआ है। अब इन सारी चीजों के बीच में गाँव वालों ने हमारा बहुत ही मदद किया था, जिस वजह से हम लोग उसे रिटर्न में कुछ गिफ्ट देने का डिसीजन लेते हैं और हम लोग यहाँ पर करेंसी के सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी किसी भी सामान को आसानी से परचेज कर सके। अगर पहले किसी को भी कोई चीज लेना पड़ता था तो उसे मेरे पास आना पड़ता था, लेकिन अब वो लोग खुद से ही किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। अब इन सारे कॉइन्स को हीराकू अपने हाथों से बनाता है और इन्हें ट्राई करने के लिए हीराकू सारे लोगों को 3 कॉइन एज अ गिफ्ट में दे देता है। अब कुछ लोग इन कॉइन्स को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और कुछ लोगों को फर्नीचर का काम बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ लोग तो पैसे मिलने के साथ ही वाइन खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब कुरो की टीम को टॉयज बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी वजह से हारुका को यहाँ पर हद से ज्यादा काम करना पड़ता है। अब इसी के दौरान एक बच्चा हारुका के पास आके कहता है कि उन्हें
भी हारुका की तरह एक बच्चा चाहिए। अब हारुका इस विश को तो पूरा नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो एक दिन उनके साथ स्पेंड कर लेता है। अब हमें डेमोनिक किंगडम के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर हर किसी को यकीन हो चुका है कि हारुका उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला है। और गोलगाडो कहते हैं कि उस लड़की ने मेरी लड़की का दिल चुरा लिया है, तो मैं उसी लड़के को अपने घर का दामाद बनाऊंगा। अब फाइनली हारुका उन सभी को अपने बच्चे होने की खुशी में ड्रिंक करने का मौका दे देता है और बहुत टाइम बाद ड्रिंक करने की वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि डॉप्स की टीम ने एक नई तरीके के वाइन को बना लिया है और इसे ही तोड़ने के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पर उस हैमर को दे दिया था। अब इस हैमर का यूज करके हम लोग इस बैरल को भी तोड़ देते हैं और सभी को ये वाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन हमें पता चलता है कि जब तक हारुका का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो लूसी का ही ड्रिंक पीने वाला है और जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक लूसी ड्रिंक नहीं कर सकती है, जिस वजह से लूसी के लिए ड्रिंक को अलग करके रख दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि हमारे गांव के आसपास कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कई सारे लोगों को बहुत ही बुरी हालत में रहना पड़ता है और हमारे गाँव के लीडर उन सारे लोगों का मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस गाँव में अगर एक और नए मेंबर को भी ऐड किया जाएगा तो इस गाँव का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, जिस वजह से हम लोग एक और नया और आलीशान गाँव को बनाने का डिसीजन लेते हैं, जिस गाँव का नाम होगा ग्रेट ट्री विलेज 2.0। और गाइस इसी के साथ हमारा ये पूरा एनिमे यहाँ पर खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे पर्सनली ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगा है और अगर आपको भी ये एनिमे अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स का एम है, जिसे जरूर कंप्लीट कर देना। और मुझे इन सारी लड़कियों में से हाकुरेन सबसे अच्छी लगी है और आपको कौन सी लड़की अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन अगर आपको ऐसे नॉर्मल एनिमे देखना पसंद नहीं है और आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने सुपर पावर्स का यूज करके एक से बढ़कर एक विलेन को हरा देता है, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो या फिर राइट वाला प्लेलिस्ट मेरा फेवरेट में से एक है, उसे भी देख सकते हो।